बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी का हुआ इंतकाल। अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी की रहलत पर मिल्ली व समाजी शख्सियात ने किया अफसोस का इजहार। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी की रहलत से पैदा हुई खला को कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी, मौलाना जाफर पाशा सानी ने की मगफिरत की दुआ। तेलंगाना में कोरोना के कहर में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 1078 पॉजिटिव केस। बढ़ते कोरोना मामलात की रोकथाम के लिए पुलिस चौकस। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मुनक्किद किया बेदारी प्रोग्राम। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पेश किया गुज़िश्ता 3 माह के क्राइम का जायजा। कहा 49 मुजरिमों पर आयद किया गया PD एक्ट। मैलारदेवपल्ली पुलिस ने असद खान कत्ल मामले में किया 7 अफराद को गिरफ्तार। DCP प्रकाश रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतकाम की कार्रवाई में हुआ कत्ल। और अब खबरों की तफसील। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी एक हिंदुस्तानी सुन्नी देवबंदी इस्लामी स्कॉलर और माहिर तालीम थे। उन्होंने 1974 ईस्वी से 1996 ईस्वी तक बिहार कानून साज काउंसिल के मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। वो अपने वालिद माजिद हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की 91 ईस्वी में वफात के बाद खानकाह रहमानी मुंगेरी के मौजूदा सज्जाद नशीन और जामे रहमानी मुंगेर के सरपरस्त रहे। वो इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह अवाम में काफी मकबूल थे। इसके अलावा वो बेहतरीन आला मुखर्रिर थे। वो एक मुखलिस और दीनी व मिल्ली शख्सियत के मालिक थे। वो मुसलमानों के समाजी व मिल्ली मसाइल में जुरातमंदी, साफ गोई, बेबाकाना अंदाज बयान के लिए मशहूर थे। मौलाना की पैदाइश 5 जून 1943 ईस्वी को हुई। उन्होंने 78 साल की उम्र में दाइए अल को लब्बैक कहा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी ने अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के सानहा इर्तिहाल पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी ताज़ा ये खबर मिली है, वो अफसोसनाक खबर कि इससे इसका डर मालूम हो रहा था। उनकी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी अब उनको रहमतुल्लाह अलैह के साथ कहना है। वो उम्मत के बहुत बड़े गोया के उम्मत की खेती के बहुत खेलवाड़ थे और उनसे बहुत तक़वियत मिल रही थी सारे मसाइल में। उम्मत की सरबराही कर रहे थे, उम्मत के मसाइल को हल करते थे और उनसे उम्मत को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा था। और वो थे भी आला ख़ानदान के आदमी की जिन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की और जिन्होंने उम्मत की बड़ी खिदमत की, उन्हीं के फ़र्जंद थे और उनकी वजह से बड़ी तक़वियत थी मसाइल के हल करने में और मामलात को देखने में। ये उम्मत जो इस यहाँ पर अक़लियत में है, उसको ऐसे अशख़ास की बड़ी ज़रूरत है कि जो उसकी किसी को खे सकें और उसके मसाइल को हल कर सकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से ये चीज़ हासिल थी। ये अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत इसका अजर अता फरमाए और उनके जाने से जो नुकसान हुआ है अल्लाह उसकी तलाफ़ी
कि जो बेहतर हो वो अल्लाह ताला अता फरमाए। हमारा चूँकि उनका बड़ा साथ रहा, और ख़ास तौर पर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सिलसिले में जब से हमारा उनका रब्ता कायम हुआ, उस वक्त से हमें बहुत क़ुव्वत हासिल होती थी, और मसाइल जो होते थे तन्हा हम उसको नहीं झेल सकते थे। वो आम तौर पर उन्हीं को झेलना होता था, इसलिए कि वो सेक्रेटरी जनरल थे। वो सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, अमली जिम्मेदारियाँ। हमको इस तौर पर तक़वियत भी हासिल थी कि मामलात को वो देखते थे और हल करते थे, और काबिल इत्मीनान तरीक़े से हल करते थे। लेकिन मुक़द्दर की बात होती है कि अल्लाह ताला ने उनकी जो उम्र रखी थी वो उम्र पूरी करके इस दुनिया से रुख़्सत हुए। अल्लाह ताला उनको ऊँची जगह और बहुत तक़र्रुब की जगह अता फरमाए, और उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, और उनके जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी अल्लाह ताला उसको तलाफ़ी फरमाए। हम उम्मत के सामने अपने इस गम का और अफसोस का इजहार करते हैं कि उम्मत को जो नुकसान हुआ उनके जाने से बड़ा नुकसान है। अल्लाह माफ़ करे और उसकी तलाफ़ी अल्लाह ताला पैदा फरमाए। हम उम्मत के सामने अपने अफसोस का भी इजहार करते हैं, कि जिसने भी सुना होगा उसको अफसोस हुआ होगा, और उसको ये खसारा हुआ होगा, एहसास हुआ होगा कि एक बड़ा खसारा हुआ। अल्लाह उस खसारे को पूरा फरमाए। वो सदर अमारात मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफ़र पाशा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए उनके लिए दुआ की। अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनाब मौलाना हजरत वली रहमानी साहब की विसाल की खबर मिली। बड़ा अफसोस हुआ। मौलाना मोहताज तारुफ नहीं है, मौलाना की शख्सियत से सभी वाकिफ़ है। बहरहाल आज पर्सनल लॉ बोर्ड से जो बड़े ओहदे पर फायज थे और मिल्लत की खिदमत का एक जज्बा लिए वो काम करते थे, आज वो हमारे दरमियान में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस हम हजरत के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनका नेमल बदल अता फरमाए, और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत के जो काम हजरत फरमाते थे और अपनी खिदमत को हमेशा आपने किया है, अल्लाह उसको जारी व सारी रखे, और साथ में उनके चाहने वालों को, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। अब मौजूदा हालात में मौलाना की जो खिदमत रहे हैं उसका 2 मिनट में या 10 मिनट में या कुछ देर में बयान करना मुश्किल है। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह मौलाना की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस हज़रत को अता फरमाए, और आपके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना रियासत में 1078 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान साबिक़ की बनिस्बत ज़ायद पॉजिटिव केसेस यानी जुमला 1078 केसेस दर्ज हुए और 331 सेहतियाब अफराद को डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा 6 मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई, जिससे ताहाल मरने वालों की तादाद बढ़कर 1712 हो गई। तेलंगाना में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद 3,10,819 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 3,02,207 रही। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में 59,705 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,129 टेस्टों की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 283 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। दीगर अजला आदिलाबाद में 25, भद्रादरी कुर्तागुड़म में 6, जगतियाल में 40, जंगांव में 8, जयशंकर भूपालपल्ली में 12, जोगुलंबा गदवाल में 8, कामारेड्डी में 23,
करीमनगर में 34, खम्मम में 20, कुमरम भीम आसिफाबाद में 2, महबूबनगर में 24, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 21, मेदक में 12, मेडचल मलकाजगिरी में 113, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 12, नलगुंडा में 33, नारायणपेट में 7, निर्मल में 40, निज़ामाबाद में 75, पेद्दापल्ली में 11, राजन्ना सिलसिला में 15, रंगारेड्डी में 104, संगारेड्डी में 46, सिद्दीपेट में 14, सूर्यापेट में 13, विकाराबाद में 10, वनपर्ती में 10, वरंगल रूरल में 8, वरंगल अर्बन में 27, यादाद्री भुवनगिर में 15 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 1078 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। कोविड-19 से बचाव के लिए हैदराबाद के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीका लेने के लिए आवाम की कसीर तादाद देखी जा रही है। वाज़ेह हो कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को कोरोना टीका देने के लिए इक़दाम किए गए हैं, जिसके पेश नज़र सरकारी अर्बन हेल्थ सेंटर्स पर आवाम की कतारें नज़र आ रही हैं। टीका को लेने के लिए आधार कार्ड के साथ वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। 10 बजे ता 4 बजे शाम ये टीके दिए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र चकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने अनोखे अंदाज में मोटरसाइकिल सवारों के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। उन्होंने नाचाराम पुलिस स्टेशन के हदूद में ये बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। No mask, no mask, no mask, no mask. తెలుసు ఈ కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో మళ్ళా చాలా మంది ఇప్పుడు పాజిటివ్ వస్తున్నారు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరి ఈ మాస్క్ ని ధరించాలా, భౌతిక దూరాలు పక్కా పాటించాలా, తర్వాత ఈ చేతులు మళ్ళా కడగాలా, అదర్వైజ్ శానిటైజర్ మనం వాడాలా. ఇది కంపల్సరీ మన రోజు అందరం ఫాలో చేయాలా. ఎవరు ఫాలో చేయట్లేదు వాళ్ళ ఫోటో తీసుకొని మీరు మా వాట్సాప్ కంట్రోల్కి కానీ సోషల్ మీడియా ద్వారా పంపించండి. మన ప్రభుత్వం కొత్త జియో 68 మొన్ననే జారీ చేశారు. ఈ జియో ప్రకారంగా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఎవరు మాస్క్ ధరించలేదు వాళ్ళకి 1000 రూపాయల దాకా जुर्माना కూడా కోర్టులో ఉంటుంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। पानी में तैरने वाला मुल्क का सबसे बड़ा शमसी तवानाई यानी सोलार पावर का प्लांट तेलंगाना के शहर रामागुंडम में क़ायम किया जाएगा। इसकी सलाहियत 100 मेगावाट होगी। इम्कान है कि ये प्रोजेक्ट मई में शुरू हो जाएगा। ये शमसी प्रोजेक्ट NTPC ने शुरू किया है। इस पर तकरीबन 423 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दुनिया का सबसे बड़ा शमसी बिजली प्लांट मध्य प्रदेश में नर्मदा दरिया पर ओमकारेश्वर बांध पर क़ायम किया जा रहा है, जिसकी सलाहियत 600 मेगावाट होगी। इस पर 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और उम्मीद है कि 2022-23 तक शुरू हो जाएगा। बोधन शहर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम 10 हुफ़्फ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी के मौके पर मुल्क की मुमताज़ शख्सियत व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना अबू तालिब रहमानी ने शिरकत करते हुए ख़िताब फरमाया। इस मौके पर BBN न्यूज़ के नुमाइंदे फराज अजहर ने उनसे खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं।
बोधन शहर को आज हमारे मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब अबू तालिब रहमानी साहब, जो कि आपको पता है कि बोधन के लिए सरजमीन पर यहाँ पर पहली मरतबा यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इसी के साथ मैं कहूँगा कि मुल्क के रुकन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड भी है ये है। और मैं आपको आज 2-3 सवाल हमारे BBN के चैनल के जरिए पूछना चाह रहा हूँ कि मुल्क में जो मौजूदा हालात है, साथ ही साथ जो मुसलमानों के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, उसके ऊपर मैं आपकी सीधे राय लेता हूँ, क्योंकि आप सीधे राय देते हैं और इस्लामी तर्ज पे भी मुशावरत बेहतरीन करते हैं, जिसके लिए मैं आपसे सीधे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग ये सियासी तशद्दुद जो बर्पा किया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, इसके बारे में आपकी मुशावरत क्या है? देखिए, किसी भी तरीके का जो क्राइम होते हैं, अगर वो क्राइम एक दो बार हुआ तो ये समझ सकते हैं कि क्रिमिनल लोगों की कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन अगर क्राइम रेगुलर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिटीजन्स के जान माल की हिफाजत करे। मैं ये बजा तौर पर कह सकता हूँ कि मुसलमानों के जान माल की हिफाजत में गवर्नमेंट फेल्योर की और अपनी आंखें बंद रखना चाहती है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है कंट्री में बहुत ज़्यादा, और उसके बाद पे दर पे कुछ ना कुछ होते रहते हैं, इस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है अगर मसला मुसलमान का है। ये बड़े अफसोस की बात है और मुल्क के संविधान के साथ भी एक तरीके का ये धोखा है, और मैं इस पर बहुत ही अफसोस का इजहार करता हूँ कि इस मामले में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो निभाए। और एक दूसरा सवाल कि साहब, जो आजकल ये कॉन्स्टिट्यूंसी का दौर है, साथ ही साथ इलेक्शंस भी हो रहे हैं कई रियासतों में, वहाँ पे पब्लिक को इजाज़त है कि वो अपनी रैलीज और पब्लिक के इशूज़ में आए, हाजिर हों, लेकिन इस रमज़ान के अनकरीब यहाँ पे जो सुना कई जगहों पे कई रियासतों में लॉकडाउन मुनक़िद किए जा रहे हैं, आपकी क्या सीधी राय? देखिए, ये जो कोरोना है ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोरोना के होने पर कोई शक नहीं, लेकिन ये सच है कि कोरोना कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये डिसाइड कौन करेगा। ये वो चीज़ें हैं जो आदमी को डाउटफुल बनाती हैं। बीमारी से हमें बिल्कुल बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, लेकिन अगर इलेक्शन के चुनाव हासिल हो सकते हैं तो रमज़ान में तरावी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर तरावी की नमाज पर बैंड लगा दिया जाए और चुनाव के भाषण को जारी रहने दिया जाए तो फिर मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी चक्रांत है, साजिश है और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, फिर हमें समझने में कोई देर नहीं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो NRC का और CAA का जो मौजूदा उठाया था, उसके ऊपर अभी भी वो अटल है। जाहिर सी बात है कि CAA और NRC के लिए कोई जगह नहीं देश, ये देश है उस शख्स का है, इस देश का बाशिंदा है, ये कौन तय करेगा कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है? यानी लॉकडाउन के बाद आप इसे जारी रखेंगे? नहीं, अगर दूसरे लोग कहते हैं कि हम CAA लाएंगे तो हम भी इंशाल्लाह मुखालिफत करेंगे, बिल्कुल मुखालिफत करेंगे, इसलिए कि जो हिंदुस्तानी है वो इसका मुल्क है, कोई कह नहीं सकता है कि तुम इंडियन नहीं। कौन कह सकता है कि इंडियन नहीं? आपके पास क्या दलील है? तो जो दलील और जो हक आपके पास है वही दलील वही हक हमारे पास है। और मैं आखिरी सवाल ये सब रमज़ान के ताल्लुक से मुसलमानों को आपकी क्या मुशावरत है? देखिए, रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी रहमतों का महीना होता है। मैं अपनी कौम के बुज़ुर्गों से, दोस्तों से, बहनों से, नौजवानों से यही गुजारिश करूँगा कि इस रमज़ान का पूरा एहतराम करें, रोज़ों का एहतमाम करें, अपने लिए, हमारे लिए, मुल्क के लिए, भारत के लिए खूब दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से निजात अता फरमाए, सारी दुनिया के लिए। जब दुआ करें तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू भाइयों के लिए भी करें, ईसाई भाइयों के लिए भी करें, दुनिया के सारे इंसानों के लिए करें, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल खल्क़ु अयानुल्लाह, दुनिया की सारी मखलूक ये अल्लाह का कुर्बा है। तो रमज़ान एक बहुत अच्छा मौका है, इसे हमें बड़े अमन के साथ गुजारना है इंशाअल्लाह, और ये उम्मीद रखनी है कि जो साल पिछला साल जिस तरीके से गुजरा है, अल्लाह न करे कि दोबारा ऐसी कैफियत तकलीफ कभी किसी पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, और बोधन के तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी प्यारी जगह है माशाअल्लाह। शुक्रिया। ये थे अबू तालिब रहमानी साहब, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो BBN से बात कर रहे थे। मैं था फराज अजहर और साथ में असद मिर्ज़ा कैमरामैन। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत गुज़िश्ता 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च यानी पहले क्वार्टर के क्राइम का जायज़ा पेश किया। मौके पे आप लोगों को मैं
फर्स्ट क्वार्टरली रिव्यू के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पीडी एक्ट के तहत जो रिपीट ऑफेंडर हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उनको हम लोग पीडी एक्ट के तहत अरेस्ट करके जेल में भेजते हैं। और अभी तक ये फर्स्ट क्वार्टर में 49 रिपीट ऑफेंडर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसमें कि पहली बार वाइट कॉलर ऑफेंडर्स के ऊपर भी नज़र रखा गया और 3 वाइट कॉलर ऑफेंडर को पीडी एक्ट के तहत जेल भेजा गया। उसके अलावा रॉबर्स, डेकॉइट्स टोटल 5, ड्रग और बूट लेगर्स में जो डील करते हैं 19, प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स 7, राउडी शीटर्स 11। ये मेजर कैटेगरी हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे 1-2 कैटेगरी के केसेस हैं, लेकिन ये मेजर कैटेगरी हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये कोरोना का जो अभी दोबारा थोड़ा नंबर ऊपर गया है, गवर्नमेंट के तरफ से पूरी प्रिकॉशन अरेंजमेंट्स सब ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे डिपार्टमेंट में भी लोग अलर्ट हैं। सीपी ऑफिस से हर पुलिस स्टेशन में मास्क, सैनिटाइजर्स का उसका एक फ्रेश राउंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। और अभी जो कल रात में हैदराबाद सिटी से लगभग 800 पुलिस ऑफिसर्स तमिलनाडु में जो इलेक्शन के लिए गए बसेस में, लगभग 18 या 20 बसेस में गए हैं, तो उनको भी काउंसलिंग करके उनको सब समझा कर भेजा गया है और आने के बाद सबकी टेस्ट भी होगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कन्विक्शंस के बारे में। क्वार्टरली रिव्यू जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में जो अभी तक कन्विक्शंस हुए हैं, 50 से ज़्यादा कन्विक्शंस हुए हैं, लेकिन मेजर कन्विक्शन मतलब 5 इयर्स या उससे ज़्यादा का जो कन्विक्शन है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 12 केसेस हैं जिसमें कि 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है। इसमें 2 लाइफ सेंटेंस भी है। लाइफ सेंटेंस नालाकोंटा पुलिस स्टेशन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के केसेस में मिला। 20 इयर्स का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एबिट्स पुलिस स्टेशन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पुलिस स्टेशन के केसेस में हुआ। 12 इयर्स का कन्विक्शन एक केस में हुआ और 10 इयर्स का कन्विक्शन 2 केसेस में हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं 2020 ईयर में कोरोना के कारण हमारी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी धीमी हो गई थी। पुलिस ऑफिसर्स बाहर कम जा रहे थे, दूसरे शहर में भी जाना, होटल में रुकना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, ये सब की थोड़ी मनाही थी लॉकडाउन के समय और 2020 में कोरोना के समय। तो 2021 शुरू होने के समय एक हम लोग नए जोश के साथ शुरू किए और ये फर्स्ट क्वार्टर में ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, जिसके लिए मैं तमाम पुलिस ऑफिसर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। నౌ ఈ కేసు గురించి నేను అడిషనల్ డీసీపీ చక్రవర్తి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ నోటోరియస్ రిపీట్ అఫెండర్ ఎమో గురించి, తర్వాత పబ్లిక్కి కొన్ని అడ్వైజరీ, కొన్ని గైడ్ లైన్స్, క్రైమ్ ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలి, హౌస్ ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఈ గురించి మీ అందరితోటి షేర్ చేస్తారు. हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने सिद्दीपेट पुलिस के इश्तराक से एक आदिल सारिक सद्दाम अली उर्फ इमरान को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 61 तोले सोने के जेवरात, 1 किलो 10 ग्राम चांदी के जेवरात जिनकी मालियत 32 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त कर ली. सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई. सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स की तरफ से सिद्दीपेट पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर एक नोटोरियस हाउस बगलर सद्दाम अली एलियस इमरान अली की गिरफ्तारी हुई और उसके एकम्प्लिश के साथ गिरफ्तारी के बाद जो टोटल स्टोलन आइटम रिकवर हुआ उसमें 61.7 तोलाज गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट 1.1 kg, ऑल वर्थ रफली 32 लाख रुपीस. ये इस केस में जो मेन अक्यूज है मोहम्मद सद्दाम अली एलियस इमरान, रिसेंटली लगभग 8 हाउस ब्रेकिंग का केस किया था, नाइट हाउस ब्रेक, जिसमें कि सिद्दीपेट, गुंटूर और वारंगल कमिश्नरेट के केसेस हैं. इसके
ये रहने वाला बोडुप्पल हैदराबाद का है और वेल्डर का काम करता है। इसका जो दूसरा साथी है मोहम्मद अनवर अली सन ऑफ कासिम अली, वो भी बोडुप्पल हैदराबाद का रहने वाला है। ये नोटोरियस क्रिमिनल के ऊपर अभी तक लगभग 53 केसेस हैं हाउस बगलरीज के पूरे तेलंगाना स्टेट में। और उसका एक एसोसिएट पोत राजू जो कि मलकाजगिरी का रहने वाला है, ये दोनों मिलकर 2015 में क्राइम शुरू करे। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ एक मकान में फ्रिज से बरामद होने वाली एक शख्स की लाश के कातिल का पुलिस ने पता चला लिया है। इस कत्ल में बीवी रुबीना ही मुलविस है। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ कार्मिका नगर में 38 साला मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद की लाश उनके मकान के फ्रिज से बरामद हुई थी। पुलिस ने तमाम जावियों से तहक़ीक़ात की और बीवी रुबीना से पूछताछ की, जिस पर पता चला कि रुबीना ने ही अपने शौहर का कत्ल किया था और कत्ल से पहले रुबीना अपने मायके चली गई थी। इस सिलसिले में पुलिस जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी जानकारी मंजर-ए-आम पर लाएगी। इसी दौरान मक़तूल के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि खातून के किसी और से ताल्लुक़ात कायम थे, जिसे वो अपने भाई का दोस्त बताया करती थी। माइलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए असद खान नामी शख्स के कत्ल के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और कहा कि ये एक रिवेंज मर्डर है। माइलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में परसों जो असद खान रेजिडेंट ऑफ तीगलगुंटा जहनुमा का मर्डर हुआ था, उसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें एक छोटा बच्चा भी है। पूरा 7 लोग मिलके उनका मर्डर किया था। उसमें A1 यासिन खान सन ऑफ अमजद खान रेजिडेंट ऑफ शफी कॉलोनी वटेपल्ली, दूसरा मोहम्मद अदनान, तीसरा अब्दुल अली, चौथा मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शोएब और एक छोटा बच्चा, सभी मिलके ये मर्डर किया था। इसमें 2018 में सितंबर 22 को जो A1 है यासिन खान, उनका पापा को अमजद खान को, ये जो परसों मर गया था असद खान, उन्होंने मिला के पूरे 5 लोग मिलके उनको मर्डर करवाया था। वो सिलसिले में 3 साल से ये जो यासिन खान है, जो 2018 में अमजद खान का बेटा है, वो 3 साल से इनके ऊपर रिवेंज लेने के लिए प्लान कर रहा था। अभी 2 दिन पहले से इनका दोस्त मिलके ये जो अब्दुल अली, अदनान और वो छोटा बच्चा जुवेनल जो है, वो तीनों इनका रिलेटिव्स है और बाकी इनका दोस्त है। ये सब मिलके प्लान किया है, क्योंकि 2018 में जो अभी ये मर गया असद खान है, उनका बेटी को, जो अमजद खान है, उनका बेटा का शादी हुआ था 2016 में। उसके बाद वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और दोनों डिवोर्स लिया है, खुला ले लिया है। उसके बाद से वो दोनों फैमिली के बीच में झगड़ा चल रहा है। वो दिमाग में रख के 2018 में असद खान ने प्लान करके अमजद खान को मर्डर करवाया था। अभी अमजद खान का बेटा यासिन खान वो माइंड में रख के उन्होंने भी परसों ये मर्डर किया था। इसमें पहले 31 मार्च को एक बार अटेम्प्ट किया था। एक ऑटो किराए में लेकर 300 रुपये के लिए घर पे फंक्शन है बोल के एक ऑटो को लेकर 7 लोग ट्राई किया था, पर उस दिन बहुत लोग था तो इसलिए वो नहीं किया है। और परसों उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन था कि वो जहनुमा से कितने बजे निकल रहे घर से, क्योंकि इन्हों जो यासिन खान था वो 2018 से पहले 2 साल उनकी यूनिक के घर में रहे थे, तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन था। तो उसके हिसाब से उन्होंने प्लान करके परसों जब वो आ रहा था 2 बजे, लगभग 2 बजे उनको एक्सीडेंट करके वो गिर जाने के बाद 7 मिलके उनके ऊपर हमला करके, उनके शॉप था कारपेंटर का, उधर से जो चाकू वगैरह लेकर आया था, सिकिल वगैरह लेकर आके उसको अटैक किया है। उसके बाद वो सभी मिलके संगारेड्डी मेडचल के तरफ जाके फिर आज
मैलार देवरपल्ली में सभी पकड़ में आया और सबको हम अरेस्ट कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में एक ATM मशीन को तोड़कर रकम निकालने की नाकाम कोशिश की गई। गच्चीबौली में वाक़े एक ATM सेंटर पर एक सारिक ने सुबह की अवलीन सातों में मशीन को नुकसान पहुंचाते हुए रकम निकालने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV के ज़रिए हासिल करदा सारिक का फुटेज जारी किया है। तेलंगाना आईसेट के कंट्रोलर महेंद्र रेड्डी ने MBA और MCA कोर्सेस में दाखिले के लिए तेलंगाना आईसेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरख्वास्तें 7 अप्रैल से 15 जून तक ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। 250 रुपये जुर्माना फ़ीस के साथ 15 जुलाई तक भी दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। ये इम्तिहान 19 और 20 अगस्त को होगा। महेंद्र रेड्डी ने बताया कि नताइज 17 सितंबर को जारी किए जाएंगे। हॉल टिकट 13 अगस्त से वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं। फलकनुमा फारूक नगर बस डिपो में RTC मुलाजिमीन के लिए स्किल अपडेशन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें 4 मीनार डिवीज़न के तहत आने वाले 6 RTC बस डिपोज़ के मैकेनिकों ने हिस्सा लेते हुए तरबियत हासिल की। इस मौके पर रीजनल मैनेजर वेंकन्ना, 4 मीनार डिवीजनल मैनेजर G रामुलू, फारूक नगर डिपो मैनेजर K कुमार, फलकनुमा मैनेजर जाकिर हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर में पूरा 6 डिपो के गैरेज इंचार्जेस और मैकेनिक्स, तो इसमें पूरा गैरेज में जनरल शिफ्ट में काम करने का पूरा मैकेनिक्स आए थे। सो ये ट्रेनिंग क्लास का इम्पोर्टेंस क्या है बोले तो हर एक मैकेनिक को स्किल्स अपडेट करने के लिए ये ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। सो आवर मैकेनिक्स कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस लोग है। गाड़ी में भी चेंजेस आ रहे। इससे पहले हम BS3 BS4 व्हीकल्स यूज़ करते थे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम आने दिनों में BS6 व्हीकल्स परचेज़ कर रहे। सो ये BS4 से BS6 जाने के टाइम पे टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क आता। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हम ये ट्रेनिंग क्लास दे रहे। सो ये ट्रेनिंग क्लास का इंपॉर्टेंस क्या है बोले तो मैकेनिक को स्किल्स अपडेट करना, जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस वो लोगों को बताना, और जो काम कर रहे हैं वो काम को परफेक्ट करने के लिए हम ये ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। सो इसमें से हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए भी ट्रेनिंग दे रहे। स्पेयर पार्ट्स कैसा संभाल करना, टूल्स कैसा संभाल करना, स्पेयर पार्ट्स को कैसा स्टॉक रखना, सो जोनल स्टोर से कैसा प्रोक्योर करना, ये पूरा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके ट्रेनिंग के मुताबिक के बाद हमारा टेक्नीशियंस पूरा और गाड़ियों का कंडीशन बढ़ा के सो आने दिनों में एक्सपेंडिचर कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी का हुआ इंतकाल। अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी की रहलत पर मिली व समाजी शख्सियात ने किया अफसोस का इजहार। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी की रहलत से पैदा हुई खला को कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसनी नदवी, मौलाना जाफर पाशा सानी ने की मगफिरत की दुआ। तेलंगाना में कोरोना के कहर में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 1078 पॉजिटिव केस। बढ़ते कोरोना मामलात की रोकथाम के लिए पुलिस चौकस। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मुनक्किद किया बेदारी प्रोग्राम। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पेश किया गुज़िश्ता 3 माह के क्राइम का जायजा। कहा 49 मुजरिमों पर आयद किया गया PD एक्ट। मैलारदेवपल्ली पुलिस ने असद खान कत्ल मामले में किया 7 अफराद को गिरफ्तार। DCP प्रकाश रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतकाम की कार्रवाई में हुआ कत्ल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।